कृषि की कलम से खोज का लेकर समर्पण एक बार फिर से आपके साथ है कृषि दर्शन। आप सभी कृषक भाई बहनों को शिल्पा भावना का सादर नमस्कार। ईश्वर की बनाई गई इस प्रकृति में इतना कुछ खास है कि अगर हम उसे टटोलने जाएं तो शायद हमारा पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। हर रोज़ इस प्रकृति में कुछ ना कुछ खास ज़रूर होता है। और अगर हम बात करते हैं कृषि जगत की, तो इसमें जो जो नई खोज होती हैं, नए अनुसंधान होते हैं या जो भी नवीनतम तकनीक आती हैं, वो आप तक पहुंचाता है कृषि दर्शन। आज भी हम आपसे बात करेंगे ऐसी ही कुछ नई खोजों के बारे में, कुछ नए अनुसंधानों के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की संभावना। बरसात अधिक होने से कॉफी उत्पादन प्रभावित और चालू पेराई सीजन में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद राशिद और अब खबरें विस्तार से। किसान भाइयों, बुआई क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी और अनुकूल मौसम के चलते इस बार गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की संभावना है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस रबी सीजन में गेहूं उत्पादन पिछले रिकॉर्ड से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। बुआई क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी और अनुकूल मौसम होने से कृषि मंत्रालय को चालू सीजन में गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बढ़कर करीब 312 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है और गेहूं की फसल के लिए मौसम भी अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की संभावना है। कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने कहा है कि वर्ष 2011-12 में देश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार 948.8 लाख टन हुई थी, जबकि पिछले वर्ष 2012-13 में गेहूं की पैदावार 924.6 लाख टन की हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बार बुआई में हुई बढ़ोतरी के कारण गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। पैदावार बढ़ने से किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। और किसान भाइयों, इस बार बरसात काफी अच्छी हुई है, लेकिन ये बरसात कॉफी की फसल के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुई है। यही कारण है कि कॉफी की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे कॉफी उत्पादन में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों, इस बार बेहतर मानसून की वजह से कर्नाटक और केरला में कॉफी की फसल को नुकसान पहुंचा है। कॉफी बोर्ड के अनुसार फसल को हुए इस नुकसान की वजह से इस साल देश में कुल कॉफी उत्पादन में कमी आने की संभावना है। बोर्ड के अनुसार इस बार कॉफी उत्पादन 2.2% घटकर 3.11 लाख टन रहने का अनुमान है। कॉफी बोर्ड के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013-14 में होने वाला कॉफी उत्पादन 3.11 लाख टन होने का अनुमान है। कॉफी उत्पादन में सबसे अधिक गिरावट कर्नाटक व केरला में देखी जा रही है। कॉफी बोर्ड के अनुसार चालू सीजन में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कॉफी की कलियां खिलने के बाद लंबे समय तक बारिश नहीं हुई और उसके बाद अचानक हुई अधिक बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्पादन में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू पेराई सीजन में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना जाहिर की है। घरेलू मांग से अधिक चीनी उत्पादन होने से देश में जहां एक ओर चीनी के दाम नियंत्रण में रहेंगे, वहीं इसके अधिक मात्रा में निर्यात होने के आसार हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू पेराई सीजन 2013-14 में 250 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना जताई है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मौजूदा सीजन में मानसून की बरसात अच्छी होने से गन्ने के खेतों को पर्याप्त पानी मिला है, जिससे गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। गन्ना उत्पादन बेहतर होने से चीनी मिलों में गन्ने की सप्लाई बढ़ी है। गन्ने की सप्लाई बढ़ने से चालू पेराई सीजन के दौरान पेराई में भी वृद्धि होगी। इससे दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शुमार भारत में चालू पेराई सीजन के दौरान 250 लाख टन चीनी उत्पादन होने की संभावना है, जबकि घरेलू मांग 230 लाख टन ही रहने का अनुमान है। अधिक चीनी उत्पादन की संभावना को देखते हुए इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने अक्टूबर से शुरू मौजूदा मार्केटिंग वर्ष 2013-14 के दौरान 30 से 40 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों, मौसम में भले ही ठिठुरन है, मगर ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह भी।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु और केरला का मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों के मौसम में सुधार होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। और या तुम नहीं चल रहे नागपुर? नहीं भाई, घर पर कुछ काम लगाया हुआ है। दिल छोटा नहीं करना। जिस तरह घर बैठे टीवी पर तेंदुलकर के मैच में लगे रहते हो ना, उसी तरह ब्लॉक दफ्तर में इंटरनेट के जरिए तुम भी देख सकते हो, समझे? अरे भाई, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अच्छा। मैं इस नए हाइब्रिड बीज के बारे में वैज्ञानिकों से बात करूंगा। मैं वहां लगे अच्छे फसलों के खेत देखूंगा। मैं तो गाय के अच्छे नस्लें देखूंगा। मैं भी चलूंगी। हम सब चलेंगे। हाँ। लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत से हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न। किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। और आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल नांदयाल आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम 4,100 रुपये प्रति क्विंटल से अधिकतम 4,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। वहीं नालबारी असम की मंडी में 1,800 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और जमशेदपुर झारखंड की मंडी में 2,800 से 2,850 रुपये। इसके अलावा मंजेरी केरल की मंडी में 2,900 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मक्का रायदुर्ग आंध्र प्रदेश की मंडी में 1,310 से 1,400 रुपये और सूरत गुजरात की मंडी में 1,000 से 1,200 रुपये। इसके अलावा अबू रोड राजस्थान की मंडी में 1,525 से 1,575 रुपये प्रति क्विंटल रहे। बाजरा मार्कपुर आंध्र प्रदेश की मंडी में 1,250 से 1,300 रुपये प्रति क्विंटल रहे और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की मंडी में 1,150 से 1,175 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सरसों बाड़मेर राजस्थान की मंडी में 3,000 से 3,400 रुपये और पुरुलिया पश्चिम बंगाल की मंडी में 4,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। गुड़ बिजनौर उत्तर प्रदेश की मंडी में 2,640 रुपये प्रति क्विंटल रहे और रामनगर उत्तराखंड की मंडी में 1,600 से 1,800 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा पुरुलिया पश्चिम बंगाल की मंडी में 3,050 से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। सेब बरवाला हरियाणा की मंडी में न्यूनतम और अधिकतम 4,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 8,000 से 8,500 रुपये रहे। इसके अलावा अरूर केरल की मंडी में 9,600 से 9,700 रुपये प्रति क्विंटल रहे। कीनू नारनौल हरियाणा की मंडी में 800 से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और उधमपुर जम्मू कश्मीर की मंडी में 2,200 से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा धुरी पंजाब की मंडी में 800 से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। टमाटर कछार असम की मंडी में 1,000 से 1,200 रुपये और सूरत गुजरात की मंडी में 300 से 600 रुपये और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 1,200 से 1,300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आलू नलबारी असम की मंडी में 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा अरूर केरल की मंडी में 2,200 से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। प्याज जमशेदपुर झारखंड की मंडी में 1,100 से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे और उकलाना हरियाणा की मंडी में 1,300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा सागर मध्य प्रदेश की मंडी में 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अब एक नज़र विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में न्यूनतम 10,750 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 11,600 रुपये प्रति क्विंटल रहे
और अरूर केरल की मंडी में 19,000 से 19,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा जोधपुर राजस्थान की मंडी में 10,000 से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। लहसुन शाहबाद हरियाणा की मंडी में 2,350 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। उधमपुर जम्मू व कश्मीर की मंडी में 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और कोटा राजस्थान की मंडी में 800 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अदरक कलानवाली हरियाणा की मंडी में 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और समाना पंजाब की मंडी में 6,700 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। दुनिया भर में दूध उत्पादन में भारत अग्रणी है और इस अव्वल दर्जे को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं जहां पर लगातार पशुपालन से संबंधित और कृषि से संबंधित नई नई खोज और नए नए अनुसंधान होते हैं। ऐसा ही एक विश्वविद्यालय है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जहां पर लगातार नई नई खोज होती हैं, कैसे पशुओं की नई नई चारों का अनुसंधान किया जा सके ताकि उसके ज़रिए पशुपालन को और बढ़ावा दिया जा सके। ऐसी बहुत सी खोजों को वहां पर किया जाता है, लेकिन उन खोजों को आप तक पहुंचाने का एक ज़रिया भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी हम लोग पुराने समय से आज तक किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो माध्यम उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में ना सिर्फ मेला एक माध्यम रह गया है, बल्कि मेले के अलावा टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट जैसे बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। इसीलिए इन अनुसंधानों और इन प्रसारण के तरीकों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं अपना ये खास कार्यक्रम। आइए देखते हैं। अनुसंधान निदेशालय लुवास पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसकी पशुओं में जो रोग हो रहे हैं उनको कम करने के लिए अग्रसर है और हम विशेष अनुसंधान कर रहे हैं। जो बड़े पशु हैं उनमें 3-4 बीमारियां बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहला मुखर रोग, दूसरा गलघोटू और तीसरा जो रोग है वो है ब्रुसेलोसिस। और अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से हमारी जो वैज्ञानिक गण हैं वो इन तीनों बीमारियों की रोकथाम के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुखर रोग जो एक सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसके वजह से काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है, करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल इस बीमारी से होता है। और हमने अनुसंधान निदेशालय ने इसमें बहुत कार्य किया है और आज की तारीख में हरियाणा में इस रोग को हमने कंट्रोल कर लिया है। पिछले साल इस बीमारी से हमारे यहाँ कोई आउटब्रेक नहीं हुआ और हरियाणा देश का वो राज्य बन गया है जिसने इस बीमारी को कंट्रोल किया है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम भारत में अलग अलग जगह चलाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा में इस बीमारी की रोकथाम को विशेष सफलता मिली है, जिसको ICAR ने भी अप्रिशिएट किया है। और ये जो हमारा जो मॉडल है इस बीमारी की रोकथाम के लिए वो देश भर में अब लागू किया जाएगा। इसके लिए हमें पर्टिकुलरली डिफरेंट जगह से काफ़ी इनविटेशन आते हैं कि हम वहाँ जाके जो पशु शल्य चिकित्सक हैं उनको बताएं कि इस बीमारी की रोकथाम कैसे हो। और हम देश में भी इस बीमारी को कम करने के लिए जो हरियाणा का मॉडल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बीमारी जो गलघोटू है उसमें भी हमने टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, अभी भी चल रहा है प्रोग्राम। इसको भी हम मुखर के जो परियोजना है उसके आधार पर इस बीमारी से हम अपने जो राज्य के किसान हैं उनके पशुओं को मुक्ति दिलवाएंगे। तीसरी बीमारी जो ब्रुसेलोसिस है उसमें भी हमारे जो विश्वविद्यालय में बड़ा उच्च स्तरीय शोध कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे छोटे पशु हैं, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि, इसमें भी कई बड़े रोग जो पशुधन है उसके विकास में काफ़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए हम नए डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि इन रोगों की जानकारी जल्द से जल्द हो जाए और इसके टीकाकरण के विकास के भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि छोटे पशुओं में टीकाकरण के द्वारा इन रोगों को रोका जा सके। इसमें मुख्यतया PPR, शीप पॉक्स और ये रोग बड़े खतरनाक हैं और इनकी रोकथाम के लिए जो टीकाकरण का कार्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं और
जो हमारा डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, उनके सहयोग से हम इन बीमारियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम अपने प्रदेश के 7 जगह हमारी प्रयोगशालाएं हैं। उन प्रयोगशालाओं में हम किसानों के लिए वो सारी सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं ताकि उनके जो पशुओं में रोग होते हैं उनका जो इलाज है बहुत जल्दी शुरू हो जाए, उनकी डायग्नोसिस हो जाए और उनके जो रोकथाम के लिए हम कुछ अनुसंधान करें। ये जो कार्यक्रम है यूनिवर्सिटी का, ये इन सारी प्रयोगशालाओं में हम प्रदान करने जा रहे हैं और इन प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक बनाएंगे ताकि उसमें सारी सुविधाएं हों, जिससे कि पशु के रोग की जो जांच है बहुत कम समय में और जल्दी हो जाए, ताकि फार्मर को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, उसके जो पशु का जो रोग है उसका उपचार अतिशीघ्र हो सके। अब हम ये बात करवा रहे हैं डायरेक्टर हमारे एक्सटेंशन के जो हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सारी खोजबीन को लेकर किसान तक पहुँचे। आपका शुभ नाम है डॉक्टर बलबीर सिंह शौकत। शौकत साहब, जो खोजबीन होती है पशु के लिए, चाहे उसके ब्रीड का उत्थान हो, चाहे खाने पीने का बैलेंस राशन का हो, चाहे बीमारियों की रोकथाम हो, किसी प्रकार का भी मान लो, छोटे पशु हैं, बड़े पशु हैं, पक्षी हैं, सारे इनमें जो अनुसंधान होता है वो किसान तक कैसे पहुंचाए है, और ये मुख्य मेरे ख्याल में जिम्मेदारी आपकी जाकर पड़ती है। और जब तक खोजबीन का फ़ायदा किसान को नहीं मिलेगा तो काम अधूरा सा रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? किसान भाइयों, हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। ये पशुओं के लिए आपके दरवाजे तक जो हमारी शोध प्रोग्राम है इस विश्वविद्यालय के, उसका सारी जिम्मेवारी विस्तार शिक्षा निदेशालय की होती है। और मेरी पूरी कोशिश होगी किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा नुकसान है किसान भाइयों को, ये जो भैंसें हमारी बोलती नहीं हैं और फिरती हैं बहुत ज़्यादा, इससे बहुत बड़ा नुकसान है किसान भाइयों। इसके लिए आपको हम ज्ञान देंगे और ज्ञान के साथ साथ आपको इसके बारे में उपचार भी करेंगे। आपके घर पे गांव में हम चिकित्सा कैंप लगाएंगे, जिसको अनिस्टस और चिकित्सा कैंप बोलते हैं, और आपका जो नुकसान हो रहा है उसका समाधान करेंगे और जो पशु फिरता है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, जो आप खान पान करते हो पशु को, उसके अंदर संतुलित खनिज नहीं होता। उसके लिए हरियाणा इस यूनिवर्सिटी ने, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ पशु चिकित्सा पशु विज्ञान ने एक बहुत अच्छा खनिज मिश्रण निकाला है, जिसको पशु बहुत चाव से खाता है और बहुत लाभदायक है, और बिना लाभ और हानि के यूनिवर्सिटी बेचती है, और आपको इसके तरफ रुझान करना चाहिए। किसान भाइयों, जब तक आप मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाएंगे और कीड़े मार दवाइयाँ नहीं देंगे, आपका पशु स्वस्थ नहीं रह सकता, आपका पशु बार बार फिरेगा। अगर आप लगातार पशु को वैज्ञानिक ढंग से आप कीड़े मार दवाई देते हैं और संतुलित आहार खिलाते हैं, किसान भाइयों आप क्या करते हैं, एक ही खली खिलाते हैं, सरसों की दे दी, बनौले की दे दी, या चोकर डाल दिया, या गेहूँ डाल दी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर खनिज भी चाहिए, इसमें विटामिन भी चाहिए, और इसमें मेन चीज़ है ताकत चाहिए, ताकि पशु अपनी गर्मी सर्दी में उसकी अक्षमता को बढ़ा सके। और मेन भाई किसान भाइयों, सबसे बड़ा आपके लिए नुकसान है कि आप हरा चारा नहीं लगाते। किसान भाइयों, आपने सारी साल हरा चारा जरूर उगाना चाहिए। पशु को जो विटामिन मिलते हैं, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जिससे पशु अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे, अपनी प्रोडक्शन को अच्छा रखे, उसके लिए हरा चारा सारी साल बहुत ज़रूरी है। और किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी है कि जो धान का और गेहूं का एरिया है उसमें 2 महीने बाकी रहते हैं, जिसमें आप आजकल ढांचा लगाते हैं या मूंग लगाते हैं। किसान भाइयों, मेरा आपसे संदेश है कि उस समय में आप जो छोटी ड्यूरेशन का, थोड़े दिन में जो चारा पैदा होता है, ज्वार है, जई है, उसके लिए आप लगाएं, और उसको बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहेगा। और जो चारा आपके लिए फालतू बच जाता है, उसका किसान भाइयों हम अचार बोलते हैं। जैसे इंसान के लिए आम नींबू का अचार डलता है, ऐसे पशुओं के लिए कड़बी का, बाजरे का, ज्वार का, इनका अचार डलता है, उसको साइलेज कहते हैं। किसान भाइयों, बहुत आसान विधि है। और जब आपके पास हरा चारा नहीं होता, इसको खिलाएं, ताकि आपका पशु बहुत ही लाभदायक अच्छा प्रोडक्शन देगा और आपके लिए शुद्ध लाभ आएगा। किसान भाइयों, आज आप क्या कर रहे हैं कि आप कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाते। ये कृत्रिम गर्भाधान बहुत लाभदायक है। हम जो आपके पास कैप्सूल भेजते हैं, जो वीर्य भेजते हैं,
वो 20 किलो की भैंस के देने वाले झोटे का होता है। किसान भाइयों, आपकी भैंस दूध देती है 8 किलो, अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं 20 किलो की झोटे से तो 8 और 20 28 हो गया। जो कटड़ी आपकी आएगी वो 14 किलो दूध देगी। किसान भाइयों, आपका दूध का भी फायदा होगा, आपकी खर्चे कम आएंगे, पैदावार ज़्यादा होगी और आपके पशु का मोल भी ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, आज विज्ञान का ज़माना है, अगर विज्ञान के साथ आप जुड़कर पशुपालन का काम करेंगे तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे और आपके लिए खुशहाली आपके दरवाजे पे आएगी। उसके साथ साथ किसान भाइयों, आपने हर साल हम टीका लगाते हैं जो फैलने वाली बीमारी है, जैसे मुँह खुर है, गलगोटू है, ब्रुसेलोसिस है, उनका टीका जरूर लगाइए। ब्रुसेलोसिस में सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चा फेंक देते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। और किसान भाइयों, ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, एक पशु से दूसरे पशु में बहुत जल्दी लगती है, गोबर के थ्रू लगती है और जो पशु का रहन सहन है उससे लगती है। इसका आप लगातार वैक्सीन करवाएं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारी तो भैंस टीका के बाद सूख जाती है, दूध नहीं देती या उखड़ जाती है। किसान भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना लगातार टीका लगाएं समय से और उसका लाभ उठाएं ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, ये बीमारी आगे नहीं फैलेगी। उसके साथ साथ किसान भाइयों, आप आज के दिन प्रोसेसिंग का ज़माना है, मतलब दूध से आप मक्खन बना के बेचें या रसगुल्ले बना के बेचें या आइसक्रीम बनाएं, खोआ निकालें, मावा बनाएं, उसमें 100 गुना लाभ है। अगर दूध आपका 40 रुपये किलो बिकता है, 4000 का हो गया 100 किलो दूध। किसान भाइयों, अगर उसे गुलाब जामुन बनाते हैं तो 11000 का होता है और उसे रसगुल्ले बनाते हैं तो 6000 का बिकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने दूध को सीधा ना बेच के उसकी पदार्थ बना के बेचें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। डॉक्टर शौकंद, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये तो आपने वैसे बताई बात है कि क्या क्या करना चाहिए उन्होंने, लेकिन ये जैसे प्रदर्शनी है, मेले लगते हैं और कुछ किसान भाई ऐसे भी अपने घर ही बैठे आपके टेलीफोन से बात करें, तो कोई ऐसा भी साधन है कि घर से बैठे टेलीफोन से सीधी बात कर सके? और मेलों में क्या क्या दिखाते हैं किसान को, क्या क्या नसीहत देते हैं, क्या क्या उसको सलाह देते हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक आपके लिए क्वेश्चन है किसान भाइयों। उसमें क्या होता है कि किसानों को आपस में मिलने का एक स्थान मिल जाता है और वहाँ हम जो प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, मतलब है कि जिसकी भैंस ने 20 किलो दूध दिया, जिसकी भैंस 5 लाख की बिकी, उसको इनाम भी देते हैं। और किसान दूसरे किसानों को कहते हैं कि आप इससे मिलिए, इसने कैसे अपनी भैंस को 5 लाख का बनाया, इसने कैसे अपनी भैंस का 20 किलो दूध किया। तो किसान भाइयों, आपस में मिलने से मेले में आपको मौका मिल जाता है। वैसे तो जा नहीं जाता, जब हम मेला करते हैं तो उसमें आपको सीधा आपस में बात करने की मिल जाती है और वैज्ञानिक आपकी हर बात का समाधान अलग अलग विषय पर हम वहाँ उनका लेक्चर करवाते हैं। डॉक्टर शौकंद, इस जानकारी के लिए आपका जो भी इंतज़ाम है प्रसारण का और सारी जानकारी पहुँचाने का, ये जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ये है वसंत का मौसम जो देता है हमें आनंद की अनुभूति। इसी तरह चारों तरफ फिजाओं में गूंज रहा है एक ही शोर। देश भर के किसान चल पड़े हैं कृषि वसंत की ओर। 50 एकड़ में फैले इस आयोजन में हैं कई आकर्षण, खेती-बाड़ी, मवेशी, बागवानी से जुड़े लगभग 1000 उद्योगों के स्टॉल और उन्नत तकनीकों के जीवंत प्रदर्शन। कृषि और इससे जुड़े सभी वर्गों का समागम, ब्लॉक स्तर तक इंटरनेट पर प्रसारण, लघु और सीमांत किसानों के विकास की बात अपनी ही भाषा में खास जानकारों के साथ, लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत द्वारा हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न, किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत। 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज का हमारा आपका साथ यहीं तक का था, लेकिन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कृषि जगत की ढेर सारी जानकारियों के साथ। शिल्पा भावना आज के लिए आपसे अनुमति जाएगी। नमस्कार।